नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 1 का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 1 से टॉपिक नंबर 1.4, जिसमें हम पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप इसके बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के पाठकों के बीच पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। हमारे यहाँ काव्य भेद पर अधिकांशतः संस्कृत साहित्य को ध्यान में रखकर विचार हुआ है। रासों में महाकाव्य के सभी लक्षण घटित नहीं होते। उदाहरणार्थ, रासों में छंदों का विधान संस्कृत महाकाव्य जैसा नहीं है। विभिन्न खंडों का विभाजन भी संख्या क्रम से नहीं, घटनाओं के आधार पर शीर्षक में है, जैसे कि कन्नौज समय या फिर कैमास वध। तो यहाँ बताया कि अगर हम हिंदी की रचनाओं को देखें तो इसमें पृथ्वीराज रासो को हिंदी का सबसे पहला और बड़ा महाकाव्य माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर महाकाव्य के जो नियम बने थे वो संस्कृत की जो पुरानी रचनाएं हैं उनके हिसाब से बनाए गए, और पृथ्वीराज रासो पूरी तरह से इन नियमों पर खरा नहीं उतरता। जैसे कि संस्कृत के महाकाव्यों को देखें तो इसमें छंदों को लिखने का एक पक्का नियम होता है, जो कि हमें रासों में वैसा दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही इस रचना के हिस्सों के नाम को देखें तो इनके नाम नंबर के हिसाब से नहीं है, बल्कि जो घटना दिखाई गई है उसके नाम पर इनके हिस्सों का नाम रखा गया है, जैसे कि कन्नौज समय और कैमास वध। वस्तुतः रासों की रचना संस्कृत के आचार्य काव्य शास्त्रियों द्वारा निर्दिष्ट लक्षणों के अनुसार नहीं हुई है। काव्य रूप की दृष्टि से रासो प्राकृत अपभ्रंश के प्रबंध काव्यों की परंपरा में है, संस्कृत महाकाव्यों की परंपरा में नहीं। तो यहाँ ये बताया कि अगर हम ये देखें तो रासों को संस्कृत के बड़े बड़े विद्वानों द्वारा जो बताए गए नियम थे उनके हिसाब से नहीं लिखा गया। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि ये किसी तरह की रचना है जो ये संस्कृत के महाकाव्यों जैसी नहीं है, बल्कि उस समय की जो लोक भाषा थी प्राकृत और अपभ्रंश, उसमें लिखी हुई इसमें हमें एक परंपरा दिखाई देती है। पृथ्वीराज रासो में मध्यकाल में प्रचलित प्रबंध काव्यों के अनेक रूपों का सम्मिश्रण हुआ है। इसमें कथा काव्य, चरित काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण मिल जाएंगे। रासो तो वही है। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है इसमें उस समय के यानी कि जो पुराने ज़माना था उसकी जो अलग अलग तरह की कविताएं और कहानियां थी वो लिखी जाती थी। उन सब का एक मिक्सचर हमें पृथ्वीराज रासो में दिखाई देता है। इसमें हमें कहानी वाली कविताएं, किसी के जीवन पर आधारित कविताएं और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, इन सभी को एक साथ मिलकर दिखाया गया है, और ये वो रासो खुद ही है। कथा की कहानी दो व्यक्तियों के संवाद के रूप में प्रस्तुत की जाती थी। इस दृष्टि से रासो को कथा कह सकते हैं, क्योंकि उसकी कहानी वो शुक-शुकी एवं कवि पत्नी के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है। तो ये जो पुराना समय था उसमें कथा उसे कहते थे जहाँ पर कहानी वो दो लोगों के बीच के संवाद से सुनाई जाती थी। और अगर हम इस हिसाब से देखें तो जो रासो है इसको भी हम कथा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कहानी है वो शुक-शुकी यानी कि तोता तोती और कवि व उसकी पत्नी के बीच होने वाली बातचीत के जरिए हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। आख्यायिका की कहानी का नायक कल्पित नहीं, ऐतिहासिक होता है। संस्कृत में कादम्बरी तथा कथा मानी जाती है और हर्षचरित आख्यायिका, यद्यपि हर्षचरित चरित भी है। इस दृष्टि से पृथ्वीराज रासो को आख्यायिका भी कह सकते हैं, क्योंकि नायक पृथ्वीराज कल्पित पात्र नहीं है और उसमें बाण भट्ट की भांति चंद का भी वर्णन है। रासो चरित काव्य भी है, क्योंकि उसमें पृथ्वीराज का जीवन चरित वर्णित है। तो ये जो आख्यायिका है, आख्यायिका उस कहानी को कहते हैं जिसमें जो नायक है वो कोई काल्पनिक नहीं बल्कि असली इतिहास का इंसान होता है। संस्कृत में जो कादम्बरी लिखी गई इसको एक कथा माना जाता है, लेकिन जो हर्षचरित लिखा गया उसको माना जाता है आख्यायिका। इस तरह हम रासो को भी एक आख्यायिका कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हीरो पृथ्वीराज वो एक असली इंसान है जिसे इतिहास से लिया गया है। जैसे कि हर्षचरित में बाण भट्ट का जिक्र है, वैसे ही इसमें चंद्रबरदाई का जिक्र भी हमें दिखाई देता है पृथ्वीराज में। इसके अलावा रासो चरित काव्य भी है, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज के पूरे जीवन की कहानी हमें बताई गई है। आगे देखते हैं।
रासो काव्य पृथ्वीराज रासो रासो काव्य के रूप में विख्यात है। यहाँ हमें रासो काव्य के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसमें पृथ्वीराज रासो के काव्य रूप का निर्णय करने में जो है सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे बताया कि जो पृथ्वीराज रासो है इसको हम रासो काव्य के रूप में ही जानते हैं, लेकिन ये जो रासो काव्य है ये असल में क्या होता है इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी। जब हम ये समझ जाएंगे तो हमें ये जानने में आसानी होगी कि जो पृथ्वीराज रासो है वो किस तरह का असल में काव्य माना जाता है। रासो, रासा, रास, राउस ये जो है समानार्थक शब्द हैं। इनका विकास रास नामक नृत्य से हुआ। रास मूलतः वन्य नृत्य था। हर्षचरित में रास का उल्लेख नृत्य और गान दोनों के रूपों में हुआ। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू ने रास छंद का लक्षण दिया है। रास नृत्य है, गान है और छंद भी। गान शब्दों से बनता है। एक बार शब्दों का आगमन हुआ तो कथा का समावेश हो गया और रास प्रबंध काव्य भी बन गया होगा। रास नृत्य से कृष्ण की रासलीला का संबंध है। तो यहाँ पे बताया गया कि रासो, रासा, रस और राउस ये जो शब्द है ये सभी शब्दों का मतलब देखें तो वो एक ही निकलता है। ये सभी शब्द कहाँ से आए? इनका जो जन्म है वो रास नाम के एक पुराने नृत्य से हुआ था। शुरुआत में जो रास था वो एक ऐसा नाच था जो कि जंगलों में किया जाता था। और जो हर्षचरित नाम की पुस्तक हुई इसमें बताया गया कि रास में नाच और गाना इन दोनों चीज़ों को जो है साथ में समावेश होता है। अपभ्रंश भाषा के एक बहुत बड़े कवि हुए जिनका नाम था स्वयंभू। उन्होंने बताया कि जो रास है वो किस तरह का छंद होता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि रास का मतलब नाच भी है, गाना भी है और रास का मतलब कविता लिखने का एक तरीका भी है, यानी कि रास जो है वो एक तरह का छंद भी है। आगे देखो, गाना शब्दों को जो है वो जोड़कर बनता है। जब इन गानों में कहानी के शब्दों को भी मिलाया जाता है तो उससे जो है एक कहानी जुड़ जाती है। इस तरीके से जो रास है वो केवल गाना नहीं रहा, बल्कि ये जो रास शब्द है वो एक लंबी कहानी वाली कविता यानी कि एक प्रबंध काव्य जो है बन जाता है। और रास शब्द, ये रास नृत्य का गहरा संबंध हमें भगवान कृष्ण की रासलीला से भी दिखाई देता है, जिसके बारे में जो है सभी ने सुना होगा। आगे देखो, रास काव्यों की परंपरा अपभ्रंश से ही जो है शुरू हो जाती है। मेरी जानकारी में प्राकृत भाषा में कोई रास काव्य नहीं मिलता। अपभ्रंश में नेमिनाथ रासो, भरतेश्वरी बाहुबली रास, कछुली रास आदि जो है मिलते हैं। प्रबंध काव्य हो जाने के बाद रास किसी एक ही विषय तक जो है सीमित नहीं रह गया। यद्यपि यह सच है कि 11वीं शताब्दी से अपभ्रंश में रासो काव्य की जो परंपरा प्रारंभ होती है उसमें जैन मतावलंबी काव्य ही अधिक मिलते हैं, किंतु कालांतर में रासो ऐसा प्रबंध काव्य बन गया जो केवल धर्म या जैन धर्म तक सीमित नहीं रह गया। धार्मिक रासों के साथ साथ ऐतिहासिक, वीरतापरक, श्रृंगारी रासक काव्य भी लिखे गए। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक एवं वीरतापरक जो है रासो काव्य है। तो यहाँ बताया गया कि रास वाली कविताओं की जो परंपरा है ये हमें अपभ्रंश भाषा से शुरू हुई दिखाई देती है। और ये भी बताया गया कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिसमें प्राकृत भाषा में कोई रास लिखा गया हो। अपभ्रंश भाषा में हमें नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास और कछुली रास जैसी बहुत सी रचनाएं देखने को मिलती है। जब रास एक बहुत लंबी कहानी वाली कविता यानी कि प्रबंध काव्य बन गया तो ये सिर्फ एक ही विषय तक सीमित नहीं रहा। ये सच है कि 11वीं सदी के आसपास को देखें तो जब ये शुरू हुआ था तब इसमें जैन धर्म से जुड़ी कविताएं जो है वो ज़्यादा मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता तो समय बीतने के साथ क्या हुआ, रास काव्य सिर्फ धर्म की बातें नहीं बता रहे थे, बल्कि इसमें धर्म के साथ साथ इतिहास की कहानियाँ, बहादुरी के किस्से और श्रृंगार वाली रचनाएं भी होने लगी। और जो पृथ्वीराज रासो है वो इसी तरह का एक ऐतिहासिक और बहादुरी वाला जो है रास काव्य है। आचार्य हेमचंद के शब्दानुशासन में रासक को गेय उपरूपक जो है बताया गया है। ये गेय रूपक 3 प्रकार के होते हैं, मर्सन अर्थात कोमल, उद्धत और मिश्र। रासक, मिश्र, गेय उपरूपक। टीका में इन गेय उपरूपकों के संबंध में बताया गया है कि इनमें से कुछ तो स्पष्ट रूप से कोमल है जैसे कि डोम्बिका, और कुछ दूसरे हैं जो स्पष्ट रूप से उद्धत गेय रूपक है जैसे कि भाणक।
कुछ ऐसे हैं जिसमें मिश्रण की प्रधानता होती है, कुछ उद्धत भी मिल जाता है, कुछ में उद्धत कम मिलता होता है जैसे कि प्रस्थान, कुछ में अधिक मिला होता है जैसे कि शिंगटक। यहाँ क्या बताया इसे समझते हैं। एक आचार्य हुए जिनका नाम था हेमचंद। इन्होंने एक रचना लिखी शब्दानुशासन नाम से। इसमें रासक को गाने वाली एक कला या फिर गे अपरूपक जो है वो कहा गया। ये गाने वाली जो रचनाएं हैं ये 3 तरह की होती है। एक तो वो जो बिल्कुल ही कोमल हो, दूसरी वो जो बहुत तेज और कठोर हो, तीसरी वो जो इन दोनों का एक मिला जुला रूप हो। रासक को इन दोनों का जो है एक मिला जुला रूप माना जाता है। पुराने व्याख्याओं में ये बताया गया है कि कुछ रचनाएं जो है वो बिल्कुल ही कोमल होती है, जैसे कि डोम्बिका एक रचना है जो बहुत कोमल रचना है, और कुछ रचनाएं बहुत तेज होती है जैसे कि माणक। और जो कोमल रचनाएं होती है, कुछ में कोमल बातें ज़्यादा और कुछ तेज बातें ज़्यादा हो, उस रचना का उदाहरण है शिंगटक, जिसमें कि इन दोनों ही तरह की रचनाओं का हमें जो है एक मिला जुला रूप दिखाई देता है। परंतु ऐसे भी कई हैं जिनका प्रधान रस तो उद्धत होता है, फिर भी थोड़ा बहुत मर्सन का प्रवेश हो जाता है। भानिका ऐसा ही है। फिर प्रेरण, रामाक्रीड, रासक, हिंसक आदि ऐसे ही रूपक हैं। तो रासक आरंभ में एक प्रकार के उद्धत प्रयोग प्रधान गे रूपक को कहते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत मर्सन या कोमल प्रयोग भी मिले होते हैं। यहाँ बताया गया कि ऐसी बहुत सी रचनाएं भी हैं जिसमें भले ही जो है मुख्य रूप से तेज और भारी अंदाज हो, पर उसमें कहीं कहीं पर हमें कोमलता भी दिखाई देती है। माणिका जो है वो इसी प्रकार की रचना है। इस तरह प्रेरण, रामाक्री, रासक और हलिसक ये भी रचनाओं के नाम हैं जो इसी तरह की है। कुल मिलाकर बात ये थी कि शुरुआत में ये जो रासक है ये ऐसी रचनाएं थी जिनमें मुख्य रूप से तेज और प्रभावशाली अंदाज होता था, लेकिन साथ ही साथ उसमें कहीं कहीं कोमल और जो मीठे शब्द हैं इनका भी इस्तेमाल होने लगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संदेश रासक और पृथ्वीराज रासों के प्रारंभिक अंशों की जो है समानता दिखाकर प्रकट किया है कि पृथ्वीराज रासों और संदेश रासक दोनों में रासक काव्य रूप के लक्षण जो है वो मिलते हैं। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, इन्होंने क्या किया, संदेश रासक और पृथ्वीराज रासों की रचना की जो शुरुआत की कुछ पंक्तियां थी उन्हें आपस में मिलाया और ये देखा कि दोनों में हमें बहुत सी समानताएं मिलती हैं। इससे ये पता चलता है कि दोनों में ही जो है रासक काव्य के गुण मौजूद हैं। जो ही हिंदी साहित्य में रासो काव्य की दीर्घ परंपरा मिलती है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने अपने ग्रंथ हिंदी नाटक उद्भव और विकास में रासक काव्य की जो है चर्चा के प्रसंग में बताया कि लगभग 1000 रासक काव्य मिलते हैं और इनकी रचना 19वीं शताब्दी तक हुई। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य में रासो काव्य की एक लंबी परंपरा रही है, इसके बारे में बताया। डॉक्टर दशरथ ओझा ने अपनी पुस्तक में बताया था कि लगभग 1000 रासक काव्य मिले और इन्हें लिखने का जो काम था वो 19वीं सदी तक चलता रहा। अब पृथ्वीराज रासों की कथानक रूढ़ियों के बारे में जानते हैं। पृथ्वीराज रासो रासक काव्य परंपरा का सर्वाधिक विख्यात काव्य है। पृथ्वीराज रासों में मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में प्रचलित अनेक कथानक रूढ़ियों का उपयोग किया गया है। कथानक रूढ़ियों से अभिप्राय ऐसे घटना प्रसंगों से है जो कथानक को आगे बढ़ाने के लिए मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में प्रायः इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे घटना प्रसंग का एक प्रकार से इन प्रबंध रचनाओं में रूढ़ी की तरह प्रयुक्त होते हैं, अतएव उन्हें कथानक रूढ़ी कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन कथानक रूढ़ियों पर हिंदी साहित्य का आदिकाल में सम्यक विचार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिन कथानक रूढ़ियों की सूची दी है वो कुछ इस प्रकार है। इस पैराग्राफ में हमें ये समझाया कि जो पृथ्वीराज रासो है, इस परंपरा पृथ्वीराज रासो परंपरा की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसमें हमें खूब सारी कथानक रूढ़ियों का इस्तेमाल दिखाई देता है। अब यहाँ पे ये जानना है कि कथानक रूढ़ियाँ क्या होती हैं। तो इसका मतलब है कि कहानी में आने वाले वो खास तरह के घटनाक्रम जो कि पुरानी कहानी में जो है कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। धीरे धीरे इतने मशहूर हो गए कि इन्हें रूढ़ यानी कि पक्का और फिक्स मान लिया गया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, इन्होंने अपनी पुस्तक में एक लिस्ट देकर बताया कि कौन कौन सी जो है कथानक रूढ़ियाँ होती हैं। अब हम इन्हें देखते हैं। पहला इन्होंने बताया कहानी सुनने वाला सुग्गा। सुग्गा मतलब तोता। तो पहला तो ये बता रहे हैं कि कहानी सुनाने वाला तोता।
दूसरा है स्वप्न में प्रिय दर्शन, चित्र दर्शन, कीर्ति श्रवण से अनुराग, यानी कि सपने में तस्वीर को देखकर या किसी चीज को सपने में देखना, तस्वीर में देखना या फिर किसी की तारीफ सुनकर जो है प्यार हो जाना। तीसरा है मुनि का श्राप, तो जो मुनि और साधु आदि जो श्राप दे देते हैं वो। चौथा है रूप परिवर्तन, यानी अपना रूप बदल लेना जादू से या फिर भेष को बदलकर। परकाय प्रवेश, परकाय प्रवेश का मतलब होता है एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में घुस जाना। और आकाशवाणी, यानी कि आसमान में कोई ईश्वरीय आवाज का आना। षड ऋतु 12 मासा, यानी कि 6 ऋतुओं और 12 महीनों का जो है वर्णन होना। हंस कपोत से संदेश कथन आदि, यानी कि हंस कबूतर से यहाँ मतलब है पक्षियों के माध्यम से जो है किसी संदेश को भेजना। रासों में कहानी कहने वाला सुग्गा, गुण श्रवण से अनुराग, रूप परिवर्तन, षड ऋतु वर्णन आदि, ये तो है ही। इनके अतिरिक्त अब ये तो हमें एक लिस्ट दी, इनके अलावा भी हमें सेना वर्णन, युद्ध वर्णन, नक्षिक वर्णन, कन्या हरण, वय संधि वर्णन आदि कथानक रूढ़ियों का भी जो है उपयोग किया गया है। और कथानक रूढ़ियों के उपयोग की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो जो है एक भरपूर काव्य है, यानी कि पृथ्वीराज रासो में हमें बहुत सारी जो है कथानक रूढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। अब आगे देखते हैं पृथ्वीराज रासो के अंदर चरित काव्य को। अब तक हमने देखा कि पृथ्वीराज रासो आदिकाल की ऐसी रचना है जो मूलतः रासो काव्य है, किंतु उसमें कथा, चरित, आख्यायिका आदि काव्य रूपों का भी जो है समावेश है, जिसमें कथानक रूढ़ियों का भरपूर उपयोग किया गया है। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है ये असल में क्या था, एक रासो काव्य, लेकिन इसमें कहानी, किसी के जीवन की कथा और आख्यायिका जैसी हर तरह की रचनाओं को इसमें मिलाया गया है। और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इसमें बहुत सारे कथानक रूढ़ियों का भी इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन रोमांचक आख्यान में दिखाया। अब इन्होंने क्या बताया अपनी पुस्तक में कि पृथ्वीराज रासो जो है वो रोमांचक आख्यान है। उसमें कथानक तो है किंतु उसमें आंतरिक गठन नहीं, उसमें अनेक परस्पर असंबद्ध कथाओं का संकलन और विस्तार है। कथाओं, घटनाओं का विकास आंतरिक घात प्रतिघात से नहीं है, उसमें जोड़ और गांठें हैं। जोड़ कथनात्मकता या कहते जाने की प्रवृत्ति पर है। चरित्र तो है किंतु उसकी चरित्रगण व्यक्तिक विशेषताएं प्रायः नहीं है। संभवतः इसीलिए कथा के विकास के लिए कथानक रूढ़ियों की आवश्यकता पड़ती है। इन रोमांचक आख्यानों का जो है कोई ऐतिहासिक उद्देश्य भी नहीं है। उद्देश्य होता तो इनका कथानक उद्देश्य की अंतस्फूर्तता से बंधा होता। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी जो है वो पृथ्वीराज रासो को पंवारा मानते हैं। इस पूरे में हमें ये बताया कि नित्यानंद तिवारी ने बताया कि जो पृथ्वीराज रासो है ये एक रोमांचक कहानी जैसी रचना है। इसमें कहानियां तो है लेकिन इनमें जो है आपस में कोई मजबूत जुड़ाव नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां जो है एक साथ जोड़ दी गई जिनका आपस में कोई भी गहरा तालमेल नहीं था। इस रचना में कहानी और घटनाएं जो है वो आपस में एक दूसरे से असर से जो है आगे बढ़ती हैं, बल्कि उन्हें अलग अलग जोड़कर रखा गया। आगे वो ये कह रहे हैं कि इसका जो पूरा ध्यान था वो इस बात पर था कि कहानी को कैसे सुनाया जाए। इसमें अलग अलग किरदार तो हैं लेकिन उनकी अपनी कोई भी अलग और अनोखी जो पहचान है वो हमें देखने को नहीं मिलती। ऐसा ये सब मानना था नित्यानंद तिवारी का। आगे वो कह रहे हैं शायद इसीलिए इस रचना में कहानी को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया, बहुत सारी कथानक रूढ़ियों की मदद ली गई। इन कहानियों का कोई ठोस ऐतिहासिक मकसद नहीं है। अगर कोई खास मकसद होता तो ये पूरी कहानी जो है एक धागे की तरह आपस में जुड़ी होती। तो जो नित्यानंद तिवारी है इन्होंने पृथ्वीराज रासो को एक पंचारा कहा है। पंचारा का मतलब होता है बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों का मेल। तो नित्यानंद तिवारी ने पृथ्वीराज रासो को पंचारा यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों का एक मेल कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रासो की घटना सारणी में पृथ्वीराज में अनेक विवाहों और युद्धों में कोई तार्किक प्रवाह या अंतर सूखता नहीं है। 2-4 विवाह और युद्ध रासो में और जोड़ दिए जाएं या निकाल दिए जाएं तो रासो के रूप पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बताया गया, इस बात में कोई शक नहीं है कि पृथ्वीराज रासो में जो हमें बहुत सारे युद्ध और जो शादियाँ दिखाई दी है वो तार्किक तरीके से यानी कि एक के बाद एक समझदारी से नहीं जुड़ी हुई। इसमें अगर हम क्या करेंगे 2-4 युद्ध और जो शादियां हैं वो बढ़ा दें या उन्हें कम भी कर दें तो इसकी वजह से इस रचना का जो मूल रूप है या इस रचना की जो असली बनावट है उस पर हमें कोई भी ऐसा खास असर देखने को नहीं मिलेगा।
इन सब के बावजूद हिंदी साहित्य में रासों की प्रतिष्ठा महाकाव्य के रूप में है। वह हिंदी साहित्य के आदिकाल का ही सर्वाधिक विख्यात काव्य नहीं, आदि साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित है। हमें उन कारणों की भी पड़ताल करनी चाहिए जिनके आधार पर पृथ्वीराज रासो को यह प्रतिष्ठा मिली। तो ये सब बातें जो हमने देखी, इन सब बातों के बावजूद भी पृथ्वीराज रासो को जो है हिंदी साहित्य में एक बहुत महाकाव्य जो है माना जाता है। ये ना सिर्फ हमारे पुराने समय की सबसे मशहूर रचना है, बल्कि इसे हम हिंदी का पहला महाकाव्य भी मानते हैं। अब उन कारणों को समझेंगे कि आखिर इसे इतनी बड़ी पहचान जो है क्यों मिली, इसके बारे में हम जानेंगे। डॉक्टर नगेंद्र कामायनी के महाकाव्यात्मक पर विचार करते हुए पाश्चात्य एवं पौरस्त महाकाव्यों के लक्षणों का विवेचन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि महाकाव्यत्व का प्राण जो है वो औदात्य है। औदात्य का आधार व्यापक संघर्ष है। अब यहाँ बताया कि जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, इन्होंने जब कामायनी जैसी जो बड़ी बड़ी रचनाएं हुई और दुनिया भर के जो महाकाव्य हुए, इन सब के नियमों को परखा, उसके बाद इन्होंने बताया कि किसी भी महाकाव्य की जो जान है वो उसका औदात्य यानी कि उसकी ऊंचाई या फिर महानता होती है। और ये महानता आती कहाँ से है? ये आती है जीवन में किए गए जो बड़े और गहरे संघर्ष होते हैं उनसे। भारतीय महाकाव्यों का आदर्श वाल्मीकि रामायण है और राम का आजीवन संघर्ष उनके जो है औदात्य का आधार है। वह लोक विख्यात है। उनकी जीवन कथा ही ऐसी है कि विपुल जीवन जगत का समावेश उनके जीवन में हो जाता है। ध्यान से देखें तो महाकाव्यों के लक्षण इस बात को ही ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं कि नायक लोक में कितना प्रतिष्ठित है, लोक से उसके जीवन संघर्ष का जो है कैसा संबंध है। तो यहाँ बताया कि हमारे यहाँ ये जो वाल्मीकि रामायण है, इसको सबसे बड़ा एक आदर्श माना जाता है, क्योंकि इसमें हम भगवान राम की पूरी जिंदगी का जो संघर्ष था उसको देखते हैं। और इसकी कहानी ऐसी है कि इसमें पूरी दुनिया और आम लोगों का जो जीवन है वो जुड़ जाता है। तो महाकाव्य के नियम भी इसी आधार पर बनते हैं कि जो कहानी का नायक है वो क्या करे, वो लोगों के बीच इतना मशहूर हो और अपने लोगों के संघर्ष को वो अपने से जुड़ा कर रखे। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापकता एवं संघर्ष औदात्य के आधार है। 8 या उससे अधिक सर्गों की व्यवस्था कथा की विपुलता का लक्षण है। तो एक सर्ग में एक ही छंद की व्यवस्था दूर तक कथा प्रवाह की समतल भूमि निर्धारित करती है। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन एक सर्ग की कथा को अगले सर्ग की कथा से जोड़ने का जो है संकेत है। अब यहाँ पे बताया गया कि किसी भी काव्य को महान बनाने के लिए उसमें बड़ी सोच और बड़ा संघर्ष होना चाहिए। अगर रचना में बहुत सारे हिस्से हैं तो इसका मतलब यह है कि जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और अगर एक हिस्से में एक ही तरह की अगर हमें छंद का इस्तेमाल दिखाई देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कहानी है वो बड़े आराम से और लगातार जो है वो आगे बढ़ रही है। जब एक हिस्से का अंत होता है तो कविता के जो छंद होते हैं वो भी बदल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब पुरानी कहानी खत्म हो गई है और हम एक नई कहानी की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। मध्यकाल में ऐसे प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं जिनमें कदम कदम पर छंद परिवर्तित होते हैं। केशवदास की रामचंद्रिका, विद्यापति की कीर्तिलता ऐसे ही काव्य हैं। आदिकाल के ही अपभ्रंश काव्य संदेश रासक में भी जल्दी जल्दी छंद परिवर्तन मिलता है। पृथ्वीराज रासो की भी इस दृष्टि से इन्हीं रचनाओं की कोटि में आता है। तो यहाँ पे बताया गया पुराने समय में हमें ऐसी बहुत सी रचनाएं देखने को मिलती जिसमें क्या है, हर थोड़ी देर में कविता लिखने का जो छंद है वो बदल जाता था। उदाहरण के लिए यहाँ पे रामचंद्रिका और कीर्तिलता का उदाहरण दिया है और संदेश रासक भी जो है इसी तरह की रचना है। तो इस तरीके के हिसाब से देखें तो पृथ्वीराज रासो को हम इन्हीं जैसी कुछ खास रचनाओं की एक लिस्ट में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इस यूनिट के सारांश पर और इसके सारांश को देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के क्रम में आपने महसूस किया होगा कि इसे काव्य ग्रंथ मानकर चलना ही जो है उचित है। तो ये जो हमने इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को जाना, उसके बाद हम ये समझते हैं, ये महसूस करते हैं कि ये जो पृथ्वीराज रासो है ये काव्य ग्रंथ ही माना जाना चाहिए।
किसी भी दृष्टि से यह इतिहास ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसमें इतिहास के जो तथ्य हैं वो हमें सही देखने को नहीं मिलते। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि चंद बरदाई जो हैं वो पृथ्वीराज के समकालीन थे और उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक चरित काव्य की रचना की। यह भी स्मरण रखने की बात है कि विद्वानों ने इसके लघुतम पाठ को ही जो है इसका मूल पाठ माना है। तो हमने इसमें पढ़ा था ना कि पृथ्वीराज रासो के जो है 4 मूल पाठ हैं। तो जो विद्वान रहे उन्होंने क्या किया, इन चारों में से जो इसका लघुतम पाठ था उसको ही मूल माना। प्रश्न यह है कि जो काव्य मूलतः लघु काव्य था और जिसे पवारा कहा, पवारा मैंने आपको बताया जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां मिली, उसे पवारा कहते हैं। तो ये भी प्रश्न था कि जो काव्य मूलतः लघु काव्य था और जिसे पवारा कहा जाता है वो इतना बृहद और महाकाव्य वो है कैसे बन गया। तो आदिकाल की अन्य रचनाओं को पीछे धकेलकर सर्वाधिक विख्यात जो है ये पृथ्वीराज रासो कैसे बना, यह हमारे सामने एक सवाल आता है। उत्तर संभवतः साहित्य से अधिक, अब यहाँ पे इसका उत्तर भी दिया है, उत्तर संभवतः साहित्य से अधिक उत्तरी भारत की राजनीतिक घटना चक्र अर्थात इतिहास में है। निसंदेह साहित्यिक दृष्टि से पृथ्वीराज रासो उत्कृष्ट रचना है। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है इसको साहित्यिक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट माना जाता है और चंद बरदाई सरस्वती के वदन पुत्र हैं। किंतु इस रचना को इतिहास चक्र ने जो महत्व प्रदान किया उसका इसे महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित करने में जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होने वाले जो है अंतिम हिंदू शासक थे। तो पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू शासक थे जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। उनका जीवन अपने आप में चाहे जितना सामान्य रहा हो, उत्तरी भारत के इतिहास में मोहम्मद गोरी के हाथों उनकी पराजय और उनका वध जो है वो युगांत का प्रतीक बन गया। फिर कन्याहरण और युद्ध आदिकाल वीर गाथात्मक रचनाओं का जो है ये प्रिय विषय है। किंतु उन सभी रचनाओं के नायक पृथ्वीराज चौहान की तरह युगांत के प्रतीक नायक जो है वो नहीं बने। तो पृथ्वीराज चौहान के जो पूरा जीवन था ये भले ही सामान्य हो, लेकिन उत्तर भारत के इतिहास में जो इनकी हार हुई मोहम्मद गोरी के हाथों, ये बहुत ही बड़े बदलाव का एक युग था। और इस समय की जो वीर गाथाएं थी उसमें किसी लड़की को ब्याह के लिए ले जाना यानी शादी के लिए ले जाना और लड़ाई करना जो है ये बहुत मशहूर विषय माने जाते थे आदिकाल में। लेकिन उन कहानियों के जो नायक हैं वो इतने बड़े प्रतीक नहीं बन पाए जितने बड़े प्रतीक ये पृथ्वीराज चौहान बने। उत्तरी भारत की जनता में मानस में ऐतिहासिक कारणों से अपने अंतिम शासक के लिए एक जो है झलक बनी रहती है। इसके बाद दिल्ली के सिंहासन पर आक्रामक या उनकी संतानें बैठी। इस ऐतिहासिक ललक ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन को अभूतपूर्व जो है ख्याति प्रदान की। तो उत्तर भारत के जो लोग थे उनके दिलों में अपने जो आखिरी हिंदू थे पृथ्वीराज चौहान, उनके लिए हमेशा से ही एक चाहत थी। इनके बाद दिल्ली की गद्दी पर क्या हुआ, एक बाहरी हमलावर या फिर उनकी जो संतानें हैं वो बैठी और इसी चाहत की वजह से पृथ्वीराज चौहान की जो कहानी है ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। वह जन समाज में व्याप्त होने वाली कादम्बतियों निजंधरी कथाओं के विषय बने, नायक बने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कथानक रूढ़ियों पर विचार करते हुए हिंदी साहित्य का आदिकाल में बताया है कि तथ्य की अपेक्षा संभावना पर अधिक बल देने से कवि नायक को निजंधरी जो है बना देते हैं और यह मनोवृत्ति वस्तुतः भारतीय जनमानस की है जो अपने नायक को आत्यंतिकता जो है प्रदान करती है। निरंतर प्रक्षेप इसी का परिणाम है। लोग वीर नायक को विविध रूपों में देखना चाहते हैं, उनके जीवन में संभावनाओं को अधिक से अधिक फलीभूत होते जो है देखना चाहते हैं। पृथ्वीराज रासो जितना अधिक प्रेक्षक हिंदी की किसी काव्य रचना में जो है नहीं हुआ और इसे प्रसिद्धि का मूल चुकाना कह सकते हैं। तो जो लोग थे वह लोगों के बीच कहानियों और लोक कथाओं के मुख्य हीरो बन गए पृथ्वीराज चौहान। अब जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि कवि लोग जो हैं वो असल बातों से ज़्यादा क्या करते हैं, लोगों की कल्पनाओं और संभावनाओं पर ध्यान देते हैं और इसी तरह इन्होंने अपने राजों को एक लेजेंडरी यानी कि महान बना दिया। असल में ये हमारे भारतीय लोगों की सोच है जो अपने नायक को क्या करते हैं, बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। इस रचना में समय समय पर नई नई बातें जुड़ती रही और इसी सोच का ये नतीजा था कि लोग जो है वो अपने बहादुर राजा को अलग अलग रूप में देखना चाहते थे और उनकी ज़िंदगी में भी बड़ी बड़ी चीज़ें होते हुए लोग देखना चाहते थे। तो पृथ्वीराज रासो में जितनी ज़्यादा नई बातें जुड़ती गई उतनी किसी और रचना में हमें जुड़ती हुई देखने को नहीं मिली। तो आप ये भी कह सकते हो कि इतनी मशहूर होने की जो कीमत है ये पृथ्वीराज रासो रचना ने चुकाई है। आगे देखो।
लोक विख्यात शौर्य गाथाओं, रोमांचक गाथाओं के विषय में ऐसी जनश्रुतियों की जो है व्यापकता स्वाभाविक है। हमारे स्वाभाविक संग्राम के सेनानियों के विषय भी ऐसी कम विदंतियां जो है जन प्रचलित थी। इसी प्रवृत्ति का काव्य फलन रासों का महाकाव्य है, अर्थात द्विवेदी जी के शब्दों में वह लोकचित्त की चंचल सवारी करता हुआ विकासशील महाकाव्य बना। हिंदी का दूसरा विकासशील महाकाव्य परमाल रासों या आला होता, अगर वह लिखित रूप में जो है प्राप्त होता। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो बहादुरी की कहानियां हैं और जो रोमांचक हिस्से होते थे उनके बारे में लोगों के बीच ऐसी बातें फैलना बहुत आम है। जैसे कि हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले वीरों के बारे में लोग जो है बहुत सारी बातें सुनाते हैं, वैसे ही इस रासों महाकाव्य की कहानियां भी हमें देखने को मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना ये था कि अगर ये महाकाव्य आम लोगों की सोच के साथ साथ चलता रहा और धीरे धीरे जो है विकसित होता गया, लेकिन अगर परमाल रासों या आला जैसी रचनाएं अगर हमें लिखित रूप में देखने को मिलती तो वो भी ऐसी ही एक विकसित बड़ी रचना वाली कहानी जो है एक मानी जाती। नाटक का महत्व युगांतकारी हो गया और लोकप्रियता के कारण प्रक्षेप होता गया, तो रचना को भी महाकाव्यात्मक गरिमा प्राप्त हुई। वह अपने युग और युग नायक की गाथा बनकर जातीय अथवा राष्ट्रीय इतिहास की प्रबल रचना बन गई। तो अगली इकाई 2 में जो है इसकी विस्तार से चर्चा की जाएगी। यहाँ पे बताया कि इस रचना का जो नायक है उसकी अहमियत इतनी बढ़ गई कि वो उस युग को बदलने वाला बन गया, क्योंकि लोग इस कहानी को बहुत पसंद करते थे, इसलिए इसमें जो है नई नई बातें जुड़ती गई और धीरे धीरे ये रचना इतनी बड़ी और इतनी सम्मानजनक होकर एक महाकाव्य की पहचान इस रचना ने ले ली। फिर कहानी, ये जो कहानी थी ये फिर से एक ऐसे युग और एक ऐसे युग के हीरो की गाथा बन गई जिसे हमारे देश और हमारे इतिहास के लिए जो है बहुत मजबूत रचना माना गया, और इसके बारे में हम जो है अपनी यूनिट 2 में देखेंगे। इस प्रकार जो रासो काव्य चरित, कथा, आख्यायिका आदि के लक्षणों से युक्त एक पंवारा मात्र था, वह ऐतिहासिक घटना चक्र से विकासशील प्रबंधन काव्य तो बना ही, महाकाव्यात्मक औदात्य एवं गरिमा से मंडित होकर आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहलाने का अधिकारी बना। यहाँ बताया कि जो रासो काव्य सिर्फ एक छोटी सी लोक कथा की तरह था, वो इतिहास की घटनाओं के साथ जुड़कर एक लंबी और मजबूत कहानी बनकर प्रबंध काव्य बन गया, और अपनी महानता और सम्मान की वजह से ये रचना न केवल हमारे आदिकाल की सबसे प्रसिद्ध रचना बनी, बल्कि हमारे पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला महाकाव्य होने का दर्जा भी इसी पृथ्वीराज रासो की रचना को मिला। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक जो है यहीं पर कंप्लीट होता है, साथ ही साथ यूनिट नंबर 1 भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके यूनिट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।